सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत ही जोरों शोर से लगी हुई है कि एक ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज का क्रिएशन किया जाए। उसी तरीके से जिस तरीके से आईएएस और आईपीएस एग्जामिनेशन को ऑल इंडिया लेवल पे कंडक्ट कराया जाता है। ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज के ऑब्जेक्ट और रीजन की बात करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट ये कहती है कि इस तरीके से हम जुडिशरी में हो रहे करप्शन को खत्म कर सकते हैं और साथ साथ में जो वैकेंसीज फिल्ड अप नहीं हो पा रही हैं उसको हम बहुत ही आसानी से फिल्ड अप कर सकते हैं। राइट, तो आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ही एनालिटिकल तरीके से ये देखेंगे कि ये ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज का कॉन्सेप्ट किस हद तक फिजिबल है और साथ साथ में हम ये भी देखने की कोशिश करेंगे कि अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई हडल है तो वो क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज की कहानी शुरू होती है इमरजेंसी के दौरान लाए गए 42nd अमेंडमेंट से। 42nd अमेंडमेंट में हुआ क्या कि आर्टिकल 312 को अमेंड किया गया। आर्टिकल 312 टॉक्स अबाउट ऑल इंडिया सर्विसेज। आर्टिकल 312 का क्लॉज 1 ये कहता है कि पार्लियामेंट में बाय लॉ क्रिएट वन और मोर ऑल इंडिया सर्विसेज। इसको अमेंड किया गया और इसमें जोड़ा गया कि ऑल इंडिया सर्विसेज इंक्लूडिंग ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज। साथ साथ में क्लॉज 4 ये कहता है कि एनी सच लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट टू क्रिएट वन और मोर ऑल इंडिया सर्विसेज इंक्लूडिंग all India judicial services shall not be considered as amendment under Article 368 of the Indian Constitution. Apart from this, Law Commission of India has time to time mooted for creation of all India judicial services. In its first, 8th, 11th, 116th report, Law Commission has advocated for creation of all India judicial services. Apart from this, Honorable Supreme Court in All India Judges Association versus Union of India has directed the central government to work for the creation of all India judicial services. Now let us consider the points mooted by central government in the favor of creation of all India judicial services. Efficiency of judicial services has been a subject of great debate. Central government claims that with the creation of all India judicial services, efficiency may be increased. Central government ये भी claim करती है कि आज का जो recruitment process है lower judiciary का बहुत ज़्यादा transparent नहीं है। So by the creation of all India judicial services, the transparency in the judiciary may be increased. Apart from this, corruption and nepotism has been subject of great debate. More than 60% of selections in the higher judiciary is from the Bar Association. कहने का मतलब ये है कि 60% कैंडिडेट्स जो कि लोअर जुडिशरी के एग्जामिनेशन से सेलेक्ट होते हैं वो हायर जुडिशरी में प्रमोट नहीं हो पाते। इसका कारण यह है कि बहुत ज्यादा करप्शन है और करप्शन के साथ नेपोटिज्म भी बहुत बड़ा इशू है। देखिए, जब नेपोटिज्म की बात आती है तो एक टॉपिक अपने आप उभर के आता है, वो है नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। उसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाने की सोच रहा हूं। तो इस तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये कहा है कि अगर हम ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज का क्रिएशन करते हैं तो उस एफिशिएंसी बढ़ेगी, रिक्रूटमेंट प्रोसेस में एक ट्रांसपेरेंसी आएगी, नेपोटिज्म और करप्शन के ऊपर एक हमला होगा। अब हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि इस कॉन्सेप्ट को अपोज क्यों किया जा रहा है। सबसे पहला जो पॉइंट है, डिफरेंस ऑफ द लोकल लॉज अमंग द स्टेट्स। जो स्टेट लिस्ट है, स्टेट लिस्ट के अंदर में स्टेट्स अपने लोकल लॉज बनाते हैं। ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज से ये होगा कि आप एक ऑल इंडिया लेवल एग्जामिनेशन कंडक्ट कराने वाले हैं। ऑल इंडिया एग्जामिनेशन कंडक्ट कराएंगे तो आप लोकल लॉज को कैसे डील करेंगे? हाउ विल यू ट्रेन द कैंडिडेट्स फॉर द लोकल लॉज? वैसे देखा जाए तो ये बहुत बड़ा इशू नहीं है। ये बहुत बड़ा इशू नहीं है क्योंकि बाद में ट्रेनिंग दी जा सकती है। दूसरी एक प्रॉब्लम जो कि सामने आती है वो है लोकल लैंग्वेज की। आपने देखा होगा कि जो इस समय जुडिशरी का स्कीम है उसमें एक लोकल लैंग्वेज का पेपर होता है। राइट, अगर आप आसाम से हैं तो आसामीज, अगर आप बंगाल से हैं तो बंगाली, कर्नाटका से हैं तो कन्नड़। राइट, इस तरीके से लोकल लैंग्वेज के ट्रांसलेशन का पेपर होता है। ये एक समस्या है कि ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज में आप लोकल लैंग्वेज को कैसे डील करेंगे। ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है मेरे ख्याल से, क्योंकि जो कैंडिडेट्स आईएएस और आईपीएस में सेलेक्ट होते हैं वो स्टेट की लोकल लैंग्वेज को अगर समझ सकते हैं, सीख सकते हैं, तो जुडिशियल ऑफिसर्स क्यों नहीं सीख सकते हैं? ये तो ट्रेनिंग की बात हो जाती है। अगर ट्रेनिंग दी जाएगी तो आराम से सीखा जा सकता है इसको। तो ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है मेरे अकॉर्डिंग। राइट, नेक्स्ट जो हडल है वो है हाई कोर्ट्स द्वारा अपोजिशन। 24 हाई कोर्ट्स में से सिर्फ 4 हाई कोर्ट्स ने इस कॉन्सेप्ट के साथ अग्री किया है। कहने का मतलब है कि
out of 24 high courts, 20 high courts has opposed this idea of all India judicial services. Why? There is a big reason for this. Let us try to understand that. As per article 233, हाई कोर्ट्स के पास ये पावर है कि डिस्ट्रिक्ट जजेस के सिलेक्शन कर सके. कंसल्टेशन फ्रॉम द हाई कोर्ट का मतलब ये नहीं है कि एक सजेशन है जिसको इग्नोर किया जा सकता है. नहीं, वहां पे कंकरेंस की बात होती है. राइट? यानी हाई कोर्ट्स की सहमति बहुत ही अनिवार्य है किसी भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज के सिलेक्शन के लिए. अब ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज के एग्जामिनेशन से क्या होगा कि ये जो हाई कोर्ट्स के पास ये पावर है वो छिन जाएगी, है कि नहीं? साथ साथ में स्टेट गवर्नमेंट के पास भी ये पावर है. स्टेट गवर्नमेंट की पावर भी तो छिन रही है. साथ साथ में स्टेट गवर्नमेंट की भी पावर तो छिन रही है ना. तो ये एक बहुत बड़ा हर्डल है. अगर हम आर्टिकल 234 को देखें, उसमें रिक्रूटमेंट की बात की गई है अदर देन दी डिस्ट्रिक्ट जजेस के. मतलब जो लोअर जुडिशरी का एग्जाम होता है उसमें जो रिक्रूटमेंट होता है उसकी बात की गई है. आर्टिकल 234 टॉक्स अबाउट रिक्रूटमेंट ऑफ द जुडिशियल ऑफिसर्स अदर देन द डिस्ट्रिक्ट जजेस. यहां पे स्टेट के गवर्नर के पास ये पावर है कि वो इस तरीके के रूल्स बना सके इन द कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट्स एंड द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशंस. तो यहां भी एक कॉन्फ्लिक्ट अराइज होता है, इसीलिए हाई कोर्ट्स इस कॉन्सेप्ट को अपोज कर रहे हैं. आर्टिकल 235 प्रोवाइड्स फॉर control over the subordinate courts. Posting, promotion, leave, etc. is controlled by the high courts. With the creation of all India judicial services, high courts and the state government will lose their huge amount of power, which is unwelcomed by 20 out of 24 high courts in India. Another opposition from the high courts is this concept may interfere into the independence of judiciary. High courts opposed because they think that it is an interference in their independence. As per Civil Procedure Code and Criminal Procedure Code, the state government has power to declare a language to be used in the lower courts. The states fear that with the creation of All India Judicial Services, this power may be snatched. Again, there is a problem with Clause 4 of Article 312, which declares that any law made by the Parliament for creation of All India Services will not be considered as an amendment. What does it mean? We know that judiciary is a federal feature of Indian polity. And if Parliament wants to amend a federal feature of Indian polity, it has to take consent of more than 50% states. Now, because Clause 4 of Article 312 declares that a law made by the Parliament for the creation of All India Services will not be considered as a constitutional amendment, then any changes can be made only with the resolution passed by Rajya Sabha with 2/3 majority. So these are the main opposition which has been mooted by the high courts and the states. Having said that, it is very important to understand what you think about the feasibility of All India Judicial Services examination. Please do comment your views. Anyhow, what matters is that we get selected into judicial services. That is all. I hope this was an informative video. Thank you so much for watching. Have a nice day. Stay healthy, stay happy. Please do subscribe to my channel and do share this video among your friends. Thank you so much. Have a nice day.